नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट, आप इसको जरूर पेज को फॉलो कर लीजिए। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। और इसमें देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे हाईलाइट्स में हम लोग यहाँ पे पूरा के पूरे पिक्स एक साथ दे देते हैं जो आप कभी भी देख सकते हैं। बाकी हमारे स्टोरी पे कई सारे हम यहाँ पे डेली डालते रहते हैं। स्टोरी के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो डेली की डेली स्टोरी रहेगी। स्टोरी लेकिन जो होती है वो 24 घंटे के लिए होती है, लेकिन हम उसको इसलिए हाईलाइट में कर देते हैं ताकि आप लोग जो है इसमें अगर एक साथ सारी किसी पीडीएफ की पिक्स देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्ट ऑफ द चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 5 जुलाई के करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का हमारा सेशन। देखिए, यूपीएससी और ईपीएफओ का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप और टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप भी चालू है। अगर आप लोग को ज्वाइन करना है या जानकारी लेनी है तो 8564880530 9696066089 पे कॉल कर सकते हैं। ठीक, देखिए हमारे जो है ये सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं। इंस्टाग्राम पे तो आपको पेड पीडीएफ जो है इसकी पिक्स भी मिल जाती हैं। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज आपको लिखना है। टेलीग्राम पे देखिए ओनली करंट अफेयर, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और ओनली यूपीएससी। ठीक, ओनली यूपीएससी जो चैनल है सिर्फ टेलीग्राम पे ही आपको मिल जाएगा। इस पर यूपीएससी हमारा मेन फोकस है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर आप लोग आंसर राइटिंग वो सारे जो है डाउट वोट भी पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल एकदम फ्री है। आपके जो टॉपिक्स हैं आज के जो प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं वो है यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, पॉलिटी का बहुत ही बेहतरीन ये वाला जो टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। OECD और G20 ने इंक्लूसिव फ्रेमवर्क टैक्स डील अभी एक साइन कर ली है। भारत ने भी इसको जो है समर्थन दिया है। आपका आर्थिक सहयोग और विकास संगठन G20 और टैक्स समावेशी समझौता। ठीक, क्रॉप इंश्योरेंस वीक, अब देखिए जो फसल बीमा योजना चल रही है उसके लिए इंश्योरेंस वीक मतलब जागरूकता फैलाने के लिए पूरा काम किया जा रहा है। और यूएस ने देखिए क्या है कि पाकिस्तान, टर्की को एक लिस्ट में डाला है जहां पर क्या होता है, इन कंट्रीज में चिल्ड्रंस को सोल्जर की तरह रिक्रूट किया जाता है, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। यूएस ने किया है। कौन कौन से देश हैं इसमें आए हैं सब इसमें जानकारी देखेंगे। टर्की ने अभी जो है इस्तांबुल कन्वेंशन से, देखिए जो कन्वेंशन, डिक्लेरेशन ये सब जो होते हैं, इसी के साथ साथ आप लोग से क्वेश्चन है कि बीजिंग जो डिक्लेरेशन है वो किससे संबंधित है ये बताना है। तो टर्की अभी पुल आउट कर दिया है आपका इस्तांबुल कन्वेंशन से, जो कि था वायलेंस अगेंस्ट व्यूमन से संबंधित, मतलब महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है उससे जो है संबंधित था। इससे बाहर आ गए तो काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ है इनके खुद के देश में। क्या है, क्या तर्क दिया है, देखेंगे जरा सब कुछ। देखिए, पहला टॉपिक है संघ या केंद्र सरकार। अभी तमिलनाडु में क्या हुआ है कि नई सरकार आई है और उसने ये कहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह ना लिखकर बोलकर उन्होंने क्या बोला है, यूनियन गवर्नमेंट। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ये इस तरीके से ये डिनोट करता है कि जो फेडरल यानी कि संघवाद होता है, ठीक, जिसमें कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट की गवर्नमेंट्स होती हैं इनके अलग अलग अपनी पावर्स होती हैं। जैसे शेड्यूल नंबर 7 है जो आर्टिकल नंबर 246 के अंतर्गत आता है। जो ये बोलता हूँ ना मैं आर्टिकल और ये सारे, ये आप जाके पढ़ा करो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल दिए वहाँ से। ठीक, तो जो शेड्यूल 7 है उसमें क्या है कि जो केंद्र सरकार कहाँ पे लॉ बना सकती है, स्टेट सरकार कहाँ पे लॉ बना सकती है, लेजिस्लेचर, ठीक, या फिर रेसिडेंटरी पावर कहाँ का है, तो ये सब विभाजन दिया गया है हमारे संविधान में। तो ये एक फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल गवर्नमेंट का फीचर है। ठीक, यानी संघवाद का, दोनों लोग एक बराबर टाइप से, मतलब उनके अपने अपने स्फीयर्स हैं। लेकिन कई सारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कई सारी जगहों पे ऐसा भी होता है कि जो है बिल्कुल यूनिटरी हो जाता है, यानी कि केंद्र सरकार जो है आपकी यूनिटरी हो जाती है, स्टेट की मतलब संघ की तरीके से काम करने लगती है। स्टेट की जो पावर्स हैं वो बिल्कुल निल सी हो जाती है। जैसे कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे संविधान में कोई संशोधन नहीं होता है, वो मतलब ऐसे स्पेशल टाइम पे या फिर जो है इमरजेंसी के टाइम पे कोई बिना संशोधन के यूनिटरी सारी पावर जो है निहित हो जाती हैं आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो ये जो है एक तरीके से संघवाद के खिलाफ माना जाता है। इसी को लेते हुए जब तमिलनाडु यहाँ पे बोल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट ना बोलकर यूनियन गवर्नमेंट बोल रही है, तो वो ये बताना चाहती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र की सरकार है, वो एक संघ गवर्नमेंट की तरह बिहेव कर रही है, जो कि स्टेट के या फिर प्रोविंसेस के जो भी अधिकार है उनको बिल्कुल खत्म कर देती है और अपने हिसाब से काम कर रही है, मनमानी कर रही है। ठीक, तमिलनाडु का अगर ये यूनियन गवर्नमेंट बोल रहा है तो इस तरीके से तमिलनाडु की नई गवर्नमेंट का कहने का ये तर्क है उनका। अब देखिए यहाँ पे यही चीज है, केंद्र बनाम संघ सरकार का क्या
क्या मतलब है, अभी वहाँ के जस्टिस रिटायर्ड हैं के चंद्रू, उन्होंने बोला है 70 साल से इंडिपेंडेंस हो गई लेकिन अभी भी संविधान का कोई भी अधिकृत रूप से जो है अनुवाद नहीं किया गया है तमिल लैंग्वेज में। ठीक, तमिल लैंग्वेज जो है आपकी तमिलनाडु में लोगों को जोड़ती है, कल्चर को। और तमिल जो लैंग्वेज है काफ़ी पुरानी भी है। अभी मोदी जी ने कहा भी था कि तमिल लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा मानते हैं। द्रविड़ियन जो लैंग्वेज एक वो होती है, उसमें आती है ये तमिल लैंग्वेज। काफ़ी पुरानी और काफ़ी प्रतिष्ठित जो लैंग्वेज है, लेकिन अभी इन लोग की डिमांडें चल रही है कि कहने से नहीं काम चलेगा, कई सारी चीज़ें जो है ग्राउंड पे नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि यूनियन और सेंटर की जो डिबेट है ये क्या चीज़ है। ठीक, आपका मतलब इंडियन स्टेट जो भारतीय राज्य है उसका क्या प्रकृति है। अगर देखा जाए तो पूरा जो हमारा संविधान बनाया गया है उसकी जो मूल संरचना, जो स्ट्रक्चर है, ठीक, वो तो हमने ज़्यादातर उठाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला, जो ब्रिटिश टाइम्स में था। ठीक, उस समय क्या होता था कि प्रोविंसेस यानी कि जो आज के स्टेट्स हैं उनकी पावर ज़्यादा होती थी और वॉइसरॉय जो उस समय के केंद्र या फिर यूनियन थे उनकी पावर्स कम होती थी। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब आया तो उसने इस चीज़ को पलट दिया। उसमें क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल बन गई। अब जो एक्चुअल पावर है वो वेस्टेड है इन यूनियन ऑफ इंडिया में। ठीक, यूनियन ऑफ इंडिया जो केंद्र वाला है उसमें सारी रेस्पेक्ट में ऐसा बोला जा रहा है। ठीक, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा इंडिया का यूनियन ऑफ स्टेट्स को बोलता है। ठीक, फेडरल कहीं भी फेडरेशन का या फिर फेडरल का नाम नहीं यूज किया गया है, इसलिए जो केंद्र सरकार है वो एक तरीके की यूनियन की गवर्नमेंट है। मतलब कि उसके जो है वो अपनी मनमानी करती है, ज़्यादा पावर्स इस राज्यों को या फिर प्रोविंसेस को या स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दिए गए हैं। फेडरल वर्सेस यूनिटी के कुछ यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं। देखिए, फेडरल मतलब डुअल गवर्नमेंट। अब देखो, अगर आप लोग को दोनों को याद करने तो फेडरल वाला याद करो, ये ट्रिक है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर यूनिटरी में हो जाता है घपला। कैसे? जैसे कि यूनिटरी आपका रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन मान लीजिए जो रिटर्न होता है वो तो ज्यादातर फेडरल होता है। ठीक, लेकिन रिटर्न जो है फेडरल हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि रिटर्न वाले देखिए फ्रांस में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे भी यूनिटरी फीचर्स हैं। ठीक, उसी तरीके से ब्रिटेन में तो अनरिटर्न है, जो वो लॉ बनाते हैं वहीं कॉन्स्टिट्यूशन हिस्सा हो जाता है, तब भी वहां पे यूनिटरी गवर्नमेंट है। ठीक, संघ का ज़्यादा जो है वो है प्रभाव रहता है, इन्फ्लुएंस रहता है। वैसे ही जो डुअल गवर्नमेंट होती है वो फेडरल मानी जाती है। जैसे कि राज्य के हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट अलग है और सेंटर की अलग गवर्नमेंट है। ठीक, तो वहाँ पे तो फेडरल बोलाएगा, लेकिन यूनिटरी में क्या है, सिंगल गवर्नमेंट है और सेंट्रल ओनली भी मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ठीक, तो ये खाली अलग करता है, बाकी हर जगह घपला है। डिवीजन ऑफ पावर सेंट्रल स्टेट के पीछे होता है, के बीच में होता है, जैसे मैंने शेड्यूल 7 का आपको बताया है। वैसे ही यहाँ पे यूनिटरी में क्या डिवीजन ऑफ पावर होता ही नहीं है, जो यूनियन कहेगा वही चलेगा। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है, उससे वो बड़ा कुछ नहीं है। अब लेकिन यूनिटरी में क्या होता है कि कोई जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम हो। जैसे कि आपका यहाँ पर ब्रिटेन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, वहां पे क्या है सुप्रीम, पार्लियामेंट सुप्रीम है। जो भी मैं यहाँ पे एक एक लाइन बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के लिहाज से, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही। ठीक, आपका देखिए जो फेडरल गवर्नमेंट होता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आपका उसको जो है संशोधन करना कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी कठिन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यूनिटरी वाले में क्या होता है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। मतलब कि ब्रिटेन देखो जो भी लॉ बनाता है कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाता है। रिजिड भी हो सकता है तब भी यूनिटरी भी हो सकता है, ये वाली बात है। मतलब संशोधन जो है करना मुश्किल है लेकिन फिर भी यूनिटरी है। ठीक, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही किसी ने मेरे भैया अगर यूनिटरी टाइप का बना दिया और उसको कह दिया कि आप संविधान में संशोधन नहीं कर सकते तो यूनिटरी रहेगा ना, रिजिड रह गया तब भी। इसके बाद यहाँ पे क्या है, फेडरल संघवाद वाले में आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। जुडिशरी जो है आपका 3 जैसे गवर्नमेंट के हिस्से होते हैं। एक होता है न्यायपालिका जुडिशरी हो गई, दूसरा होता है कार्यकारिणी यानी एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है आपका विधायिका यानी कि जो है लेजिस्लेचर। तो यहाँ पर क्या है कि जुडिशरी एक अलग है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है इन दोनों से। ठीक, लेकिन यहाँ पे जुडिशरी में और मेन नॉट भी। ठीक, तो यूनिटरी में देख रहे हो घपला टाइप का होता है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है, मतलब कि इसमें द्विसदन होते हैं। ठीक, आपका बाई कैमरल है मतलब 2 सदन हो गए, राज्यसभा लोकसभा। यहाँ पे 2 सदन भी हो सकते हैं और ये 1 सदन भी हो सकता है जैसे चाइना में, लेकिन फिर भी यूनिटरी है। तो आपको अगर ये ट्रिक है अगर याद करने तो फेडरल वाले फीचर्स याद कर लो अच्छे से और फिर इनको एक बार जरूर देख लो, ताकि जो है आप लोग से वहां पे अगर कंफ्यूज करके क्वेश्चन अदला बदला भी करे, एक दो मतलब पहले स्टेटमेंट कुछ और बात करे दूसरे, तब भी आपको अगर बेसिक स्ट्रांग है तो आप कर लेंगे। एक तरीके से यहाँ पे ये मैंने फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक आपको पढ़ा दिया। अब यहाँ पे संविधान क्या कहता है, हमारा भारत का संविधान कहता है, यूनियन का वर्ड उसने यूज किया गया है। ठीक, जैसे कि आपका एग्जाम्पल ले तो आर्टिकल 53 में एक आ गया है, जो भी एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारिणी वाली पावर है यूनियन की वो प्रेसिडेंट के अंदर वेस्टेड है।
ठीक, प्रेसिडेंट के अंदर, राष्ट्रपति के अंदर निहित है। वैसे ही हमारे भारत के जो संविधान का जो पहला आर्टिकल है उसी में लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब कि यहाँ पे कोई फेडरेशन की बात नहीं कही गई है। इसके पीछे तर्क क्यों दिया गया है? तर्क ये दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान सभा बैठाई गई थी उसमें क्या बोला, उसने ये कहा था कि कंसोलिडेशन होना है, कॉन्फ्लुएंस करना था, कई सारे प्रोविंसेस थे और ब्रिटिशर्स ने ऐसा करके छोड़ा था ना कि भैया उन्होंने एक तो पार्टीशन भारत का कर ही दिया था, ठीक, आपका पाकिस्तान इंडिया दो बना दिया। दूसरा जो प्रोविंसेस थे, दो चीजें थी जब ब्रिटिशर्स थे, तो एक था आपका प्रोविंसेस थे और दूसरी थी प्रिंसली स्टेट्स। तो क्या हो रहा था कि प्रिंसली स्टेट्स को तो उन्होंने खुला ही छोड़ दिया था कि भैया तुम जिसको चाहो उसको ज्वाइन करो, इंडिया को ज्वाइन करो या फिर आप पाकिस्तान को ज्वाइन करो या फिर खुद अलग रहो। तो एक तरीके से जो है बहुत सारे वो होते, तो उस समय ये डिमांड थी, उस समय का ये मांग थी कि भैया ऐसा अगर कोई सिस्टम रखोगे कि जो राज्य है, जो प्रोविंसेस हैं, जो प्रिंसली स्टेट है, उनको अगर खुला छोड़ दोगे, एक उनको फ्लेक्सिबिलिटी दे दोगे, तो यार ये भारत के जो है और टुकड़े होते जाएंगे। ठीक, पाकिस्तान तो एक अभी हुआ है, ये आगे भी और आवाजें उठेंगी, रीजनलिज्म चलेंगी। वैसे ही देखो सब कुछ होने के बाद भी अभी भी क्या होता है, क्षेत्रवाद चलता है, अलग अलग स्टेट कहते हैं हमको अलग एक स्टेट बना दो, या फिर जैसे नागालिज्म, नागालैंड के बनने के बावजूद भी अभी वहां पे क्या बात उठती है, नागालिम की बात उठती है। ठीक, तो ये चीजें हैं, ठीक है। वैसे ही और भी ये बोडोलैंड है और कई सारे हैं, अभी हम लोग ने और भी पढ़ा था कई, जैसे कि तुलू लैंड की बात चल रही थी, है ना। तो अभी जब इतनी वो है तब भी, तो उस समय तो ये सोचा गया कि भैया अगर खुला छोड़ा गया इनको ऑप्शन दिया गया तो ये और भी टुकड़े होते जाएंगे, बल्कनाइजेशन हो जाएगा भारत का। तो इसलिए उस समय थोड़ा सा यूनिटरी रखना जरूरी था। अगर सामान जो चल रहा है सब कुछ तब तो ठीक है, लेकिन इमरजेंसी या फिर कुछ ज्यादा जो है दिक्कत होती है तो भैया बिना संविधान में संशोधन किए यूनिटरी जो है मजबूत हो जाएगी, ताकि भारत देश की जो है अखंडता बनी रहे। ये देखिए मेन उस समय का रीजन था। और दिसंबर 13, 1946 में नेहरू जी ने भी ये भी कहा था कि असेंबली ये चाहती है कि भारत को यूनियन शैल बी यूनियन ऑफ टेरिटरीज, और उन सबको जो है भारत की जो इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक है उन सबको मतलब ज्वाइन करना चाहिए, सारी की सारी यूनियन जितनी भी टेरिटरीज हैं उनको, भारत के स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य को जो है आपको ज्वाइन करना चाहिए। B.R. अम्बेडकर जी ने भी ये कहा था कि देखिए कोई संविधान, क्योंकि सारे तो अलग अलग थे प्रिंसली प्रोविंस ये सब, तो उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, जैसे कि यूएसए के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, तभी तो उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं, क्योंकि स्टेट्स हुए यूनाइटेड हुए क्या, एक एग्रीमेंट से, और उन्होंने कहा चलो एक यूनियन बना लेते हैं तो अब जो है अमेरिका बनेगा। तो वैसा कोई एग्रीमेंट भारत में नहीं हुआ था, तो इसलिए जो है क्या है कि यूनियन अपने मन से तो टूट फूट नहीं सकते हैं, अलग भी नहीं हो सकते हैं, डिस्ट्रक्टेबल नहीं है, लेकिन जो यूनियन है वो उनको डिस्ट्रक्ट कर सकता। तो एक तरीके से अखंडता बनाने के लिए ये तर्क दिया गया था। पूरी देखो कैसे, अगर सही लगा हो गया तो आप लोग जरूर प्लीज इसको लाइक का बटन अभी दबा देंगे। बहुत मैंने मेहनत से इसको सारी चीज आपको एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है। अब देखिए एक जो है अब इकोनॉमी से समझ लेते हैं और इंटरनेशनल रिलेशन से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ग्लोबल टैक्स डील हुई है, हो क्या रहा है, कई सारे एमएनसी, देखो एक वो दे देता हूँ आप लोग को पूरा ओवरव्यू। एक कई सारे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अमेजोन हो गया, ठीक, आपका गूगल जो उसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट हो गया, ठीक, नेटफ्लिक्स हो गया, तो ये सब क्या करते हैं कि आते हैं भारत में, भारत की जनता को से पैसा कमाते हैं, लेकिन भारत में टैक्स नहीं देते हैं। वो करते क्या है, वो एक दूसरी ऐसी कंट्री में जाते हैं, वहां पे एक ऑफिस खोल लेते हैं, क्योंकि कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक, कई सारे राष्ट्रों में इनकी जो कंपनी है। अब जैसे अल्फाबेट है, ठीक, या गूगल है, तो वो यूएसए में वैसे तो रजिस्टर्ड है, ठीक, मेनली, लेकिन उसने कई जगह अपने ऑफिसेस खोल लिए हैं, काम यहाँ पे कर रहे हैं, कारोबार यहाँ कर रहे हैं, यहाँ के लोगों से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भारत की जो गवर्नमेंट है उनको राजस्व नहीं देते, रेवेन्यू देते हैं। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं यार यहाँ तो यार 25% टैक्स है, ठीक, एक काम करते हैं, एक ऑफिस खोलते हैं हम लोग किसी ऐसे टैक्स हेवन कंट्री पे। टैक्स हेवन कंट्री क्या होता है, ये स्वर्ग वाला हेवन नहीं है, ध्यान रखिएगा, HAVEN है, हेवन कंट्री में जाके एक ऑफिस खोल लेते हैं जहां पे टैक्स है 2%। तो वो क्या करते हैं कि यहां से दिखाएंगे कि हमको प्रॉफिट यहां पे हुआ, यहां नहीं हुआ है, और हम टैक्स जो है भरना चाहते हैं वो यहां भरना चाहते हैं जो टैक्स हेवन कंट्री है। तो उनका क्या होता है, 23% जो है एक्स्ट्रा प्रॉफिट बच जाता है, ठीक, बल्कि यहाँ पे जो है पूरा कारोबार यहाँ पे कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो इसी संबंधित एक पहले चीज आई बेप्स नाम से, ठीक, बेस इरोजन, ठीक, प्रॉफिट शिफ्टिंग। अब समझो बेस इरोजन क्या है कि टैक्स का जो बेस है उसका इरोजन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब भारत में अगर टैक्स नहीं दे रहे हैं तो क्या है, टैक्स का मतलब इरोजन ही तो हो रहा है।
तो टैक्स बेस जो है इरोड हो रहा है, मतलब उसका जो है खत्म कर रहे हैं, उसको कम दे रहे हैं। और दूसरा प्रॉफिट की शिफ्टिंग कर रहे हैं कि यहां से देखो भारत में जो है प्रॉफिट ना के हिसाब से टैक्स ना देके, इनकम के हिसाब से टैक्स ना देके, इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट को शिफ्ट कर दिया ऐसी कंट्री में जो कि जो है बहुत ही कम टैक्स लगाती है। और उनकी देखो ऐसी छोटी कंट्रियों में होता क्या है कि वहां पे और कोई भी आर्थिक जो है सेक्टर जो है उनके पास कुछ होता नहीं है, ना रिसोर्सेज होते हैं ना कुछ होते हैं कि वो अपने यहाँ आमदनी कर सकें। तो वो क्या करते हैं कि यार यही एक तरीका है कि टैक्स कम कर दो, कम से कम 2% तो मिलेगा। 2% एब्सोल्यूट नंबर्स में अगर देखोगे तो बहुत ज्यादा होगा। इस तरीके की कंट्रीज कौन कौन सी है, पनामा है, ठीक, आपका जो है लग्जमबर्ग है, साइप्रस है, ठीक, मॉरिशस भी है, ये सिंगापुर भी है, स्विट्जरलैंड भी है, ये सब टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, ठीक। तो ये वाली चीजें हैं। तो अब अभी क्या हुआ, बेप्स आया, लेकिन उसके बाद भी अब इन लोगों ने फिर से एक डील करी है। OECD और G20 ने मिलकर एक इंक्लूसिव फ्रेमवर्क बनाया टैक्स डील का। इसके 2 पिलर रखे हैं। एक पिलर तो भैया ये रखा है कि अब बिल्कुल कुछ नहीं, 2%, 5% कुछ नहीं, आपको देना पड़ेगा, हर जो कंट्री है उसको देना पड़ेगा कम से कम 15%। समझ रहे हो, कम से कम ये फ्लोर रेट लगा दिया उन्होंने, कम से कम 15%। तो अब 2% वाले में थोड़ी ना जाएगी कंट्री, वो जो कंपनियां हैं वो तो ऐसी ढूंढेंगी कि कम से कम जो है सभी लोग 15 रखें। अब देखो इससे होगा क्या, ज्यादातर में होड़ लगेगी 25 से जो है ये करीबन 15 हो जाए, ठीक। ज्यादातर लोग कमी करने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो इसमें ये कहा गया है कि जो ये बेप्स हो रहा था, यानी कि बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग जो हो रही थी एक से एक जगह दूसरे प्रॉफिट, तो उसके लिए क्या है कि लोकल जो मतलब जैसे भारत में काम करे तो उनको टैक्स करने का अधिकार हो, स्थानीय जो है कर आपका लगाने का अधिकार हो। और दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट्स का, जो MNC के द्वारा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया, वितरण किया जाता है एक कंट्री दूसरी जगह, उसकी जगह जो है उसको फेयर करें। ऐसा नहीं कि आपने जो है कमाए इंडिया से जो है 100 रुपए मान लीजिए, और आपने इंडिया में दिखाया खाली जो है आपका प्रॉफिट यहाँ पे सिर्फ दिखाया 20 रुपए, और दूसरी जगह जाके आपने दिखाया 80 रुपए, क्योंकि वहाँ टैक्स देना कम पड़ता है। तो ये सब जो है वितरण जो है प्रॉफिट की फेयर तरीके से होगी, मतलब अच्छे तरीके से, ठीक। मतलब ऐसा नहीं है अगर आपको करना है तो 50-50 कर लीजिए, या फिर टैक्स का मतलब वो नहीं होना चाहिए। तो दूसरे 2 पिलर कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया भैया कि आपको 15% मिनिमम देना ही देना है MNCs को, ठीक। और दूसरा ये हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट्स का इस तरीके से मत करो कि जो गलत हो, ठीक। और लोकल जो कंट्री मतलब जहां पे भी आप कारोबार करके जो पैसा कमा रहे हो वहां पे उस कंट्री को आपको टैक्स करने का अधिकार भी है, क्योंकि अगर ये अधिकार नहीं दोगे तब भी ये 15% मानेगा ही नहीं, ठीक। तो ये पूरी चीज थी। अब भारत पे इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, भारत भी जो ये कंपनियां हैं IT वाली, ये सब जो हैं आपकी मल्टीनेशनल, इन पे इक्वलाइजेशन एक्ट लेवी लगाता है भारत, ठीक। अब वो क्या है कि अब इसको भारत जो है हटा लेगा। भारत भी ये कह रहा है कि हाँ चलो हम इसी टाइप से जो है 15% टाइप का कुछ करेंगे, और ये अपने नए टैक्स जो है उसकी रिजीम को देखेगा, दूसरे जो इक्वलाइजेशन जो भी कंट्रीज हैं उसके हिसाब से देखेगा, एनालिसिस करेगा, फिर लगाएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसने तो ये भी कह दिया है कि भैया जो भी आपको लोकल मार्केट से आप पैसा कमाते हो तो उसके लिए आपको राजस्व देना चाहिए, ऐसा राजस्व देना चाहिए जो सस्टेनेबल भी हो और मीनिंगफुल भी हो। ऐसा नहीं कि आपने पूरा कुछ प्रॉफिट दिखाया नहीं और सब कुछ इधर से उधर कर लिया, ठीक। अच्छा एक चीज और भी है, भारत क्या करता है कि एक जो है कई सारी कंट्रियों के साथ में उसने वो कर रखा है डबल टैक्स, ठीक, डबल टैक्स अवॉइडेंस एक्ट कर रखा है, अधिनियम बना रखा है। मतलब दोनों जगह, मतलब आप मान लीजिए कोई कंपनी रजिस्टर्ड है कंट्री A में, दूसरी रजिस्टर्ड है इंडिया में, तो अब क्या है कि डबल टैक्स अवॉइडेंस हो गया। वो कहता है कि या तो मतलब आपका एक उस कंपनी ने मान लीजिए यहाँ पे ऑफिस बना रखा है, यहाँ पे कारोबार कर रही है इंडिया में, ठीक। तो ये कंट्री मान लो मॉरिशस है जो वाकई में जिसके साथ भारत ने कर रखा है डबल टैक्स अवॉइडेंस एक्ट, तो एक एग्रीमेंट कर रखा है, सॉरी एग्रीमेंट है ये, ठीक। तो अब वहां पे होता क्या है कि वो भारत और इन लोग के बीच में संधि हो गई है कि ये फला फला अगर मान लीजिए कंपनी है कोई, तो वो जो है यहाँ काम करेगी या आप हमारे यहाँ काम कर रही है, आपके यहाँ उसका ऑफिस है, तो हम दोनों लोग नहीं टैक्स लगाएंगे, कोई एक टैक्स लगा लेगा, ठीक। तो डबल टैक्स अवॉइडेंस वाला है, तो इसको भी भारत जो है अब रिव्यू करेगा और इसको हटाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। OECD G20 इंक्लूसिव यानी कि समावेशी ढांचा एक बनाया गया है बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग के ऊपर 1 जुलाई से जो को ये किया गया था, और इसमें स्टेटमेंट निकाले गए जो भी टैक्स के चैलेंजेस हैं, क्योंकि ये डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है इकोनॉमी का पूरी दुनिया में, उसकी वजह से टैक्स मिल नहीं रहा है, ठीक। एक कंपनी मान लीजिए गूगल जो है रहता USA में है
और वो काम करता है इंडिया में और टैक्स भरता है जाके मॉरिशस में, ये क्या लफड़ा है? तो वो लफड़ा इसीलिए है कि वो उसको टैक्स कम देना पड़े और प्रॉफिट ज़्यादा हो, ठीक। क्योंकि प्राइवेट वालों का क्या है, मेन पर्पस क्या है भैया? प्रॉफिट, सीधी सी बात है। तो दो पिलर जो है वो मैंने आपको ऊपर समझा दिए। 130 कंट्रियों ने इसको सॉल्व कर लिया, मतलब इसको जो है साइन कर दिए हैं, और 90% ग्लोबल की जीडीपी 130 कंट्री जो है कवर करते हैं। अब ये जब हो जाएगा तो नेदरलैंड और लग्जमबर्ग, इनको भी काफ़ी दिक्कत होगी, ये भी काफ़ी टैक्स हेवन टाइप के हैं, जैसे कि बहामास, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और ये सारे हैं। अब इंडिया भी क्या करेगा, जो नॉन रेसिडेंट्स हैं। अब अच्छा देखिए, रेसिडेंट इंडियन आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा कि रेसिडेंट इंडियन है। रेसिडेंट इंडियन का मतलब ये होता है कि जो भारत में रहता है, काम करता है और 182 दिन से ज्यादा रहता है। ये चीजें आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी, मैं एक जो आपको एक साथ बताता हूं। तो 182 दिन से ज्यादा रहता है तो उसको भारत में टैक्स देना पड़ता है। कई सारे जो बाहर के लोग हैं, एमएनसीज वाले, वो क्या होता है कि 182 दिन के पहले भाग लेते हैं यहाँ से, तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाते हैं और इसलिए वो टैक्स नहीं देते हैं भारत में। तो अब क्या है, ऐसे लोगों के ऊपर जो नॉन रेसिडेंट कहलाते हैं, 182 दिन से कम रहते हैं, उनके ऊपर भी भारत कौन सा टैक्स लगाता है? अगर यही क्वेश्चन आ जाए तो वो टैक्स कराता है विद होल्डिंग टैक्स कहलाता है, ठीक। समझ में आ गई? अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये जो फ्लिपकार्ट है, गूगल है, इन सब पे भी इक्वलाइजेशन लेवी जो लगाता था, अब इस पे गवर्नमेंट खुद से करेगा। बस मैंने आप लोग को बता दिया पहले ही क्या चीज़ है, बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग। और ये बेस इरोजन की वजह से, आपकी प्रॉफिट शिफ्टिंग की वजह से दुनिया में 100 से 240 बिलियन डॉलर का लॉस होता है रेवेन्यू को, लेकिन प्रॉफिट किसको होता है? एमएनसीज को, ठीक। 15% का स्लैब बनाएंगे। और ये जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अरेंजमेंट जो है, इसकी वजह से जो भारत को भी काफी नुकसान होता था, उसको भी अब देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मॉरिशस में भी अगर मान लो 15% ही हो गया तो भारत में ही वो देना फिर जो है मंजूर करेंगे। अगर भारत भी 15% कर दे तो भारत को तो फायदा हुआ ना यार। मान लीजिए मॉरिशस 2% लेता था, कई सारे लोग जाके मॉरिशस में करते थे, इंडिया में कारोबार करते थे। भारत ने भी कह दिया हम भी 15% रख रहे हैं यार, तुम आओ, क्यों वहां जा रहे हो, ठीक। अब उसको भी 15% वहां पे भी तुम्हें देना पड़ेगा, तो हमारे यहाँ ही दो। तो भारत को तो 13% का फायदा हुआ ना, ये चीज है। देखिए, ओईसीडी का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक, सहयोग और विकास, ठीक। तो ये वाली चीज है, ये 30 सितंबर 1961 में बनी थी, पेरिस और फ्रांस में इसका जो हेडक्वार्टर है। आपका ये अंतर सरकारी जो है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, 38 मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक। इसकी इंडिया जो है मेंबर नहीं है, ध्यान रखना। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉप इंश्योरेंस वीक से संबंधित। इसमें देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर जी जो हमारे एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जो 75 साल होने जा रहे हैं हमारे भारत की आज़ादी को, तो हम ये एक कैंपेन चला रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो उसके अंतर्गत हमने क्या एक अवेयरनेस, जागरूकता जो है अभियान चलाया है फसल बीमा योजना से संबंधित, और एक हम क्रॉप इंश्योरेंस वीक चला रहे हैं। मतलब एक हफ्ते जो है पूरा हम लोगों को ये बताएंगे, फार्मर्स को, कि फसल बीमा योजना कैसे आप इसको एनरोल कर सकते हो, पंजीकरण कर सकते हो उसमें, और कैसे आप क्लेम ले सकते हो अगर आपकी फसल को जो है नुकसान पहुंचा है प्राकृतिक रूप से या किसी और तरीके से, ठीक। तो ये सब जो है पूरा एक जागरूकता कैंपेन है। इसमें जो है ई ब्राउचर, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बुकलेट, गाइडेंस, ये सब बताया जाएगा। इसमें कैंपेन में यही है कि जो है जितनी भी नोटिफाइड एरिया या फिर डिस्ट्रिक्ट हैं खरीफ सीजन 2021 वाले, और ज़्यादा फोकस ऐसी 75 जो है एस्पिरेशनल और आपका जो है आकांक्षी और जो आपकी अधिसूचित जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें ज़्यादा जो है जोर दिया जाएगा, जहाँ पर जो आपका फसल बीमा का जो पेनिट्रेशन, फसल बीमा काफ़ी कम है वहाँ पे, ठीक। 1 जुलाई से 7 जुलाई ये चलने वाला है ये वीक। इसमें जागरूकता करनी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहा जाएगा कि भैया रेडियो के माध्यम से आपका एक वैन चलाई जाएगी, रीजनल न्यूज़पेपर में छापा जाएगा, पेंटिंग, डिजिटल इंडिया, इनके थ्रू जो है ये बताया जाएगा भैया फसल बीमा योजना में आप लोग आओ। कैसे एनरोल करना है ये बताया जाएगा आपका नेशनल पोर्टल, कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू, ठीक। और कैसे क्लेम लेना है आपको इंश्योरेंस का अगर क्रॉप आपकी नष्ट हो जाती है, कैसे जो है शिकायत का निवारण करना है, क्रॉप लॉस को कैसे रिपोर्ट करना है, ये सब बताया जाएगा। और अलॉन्ग विद देखिए आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट तो है, ये साथ ही साथ व्यूमन फार्मर्स पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में लॉन्च करी गई थी। इसमें यही था कि वित्तीय सुरक्षा जो है फार्मर्स को प्रोवाइड करना था, जो प्राकृतिक और उनके हार्डवर्क, जो प्राकृतिक रूप से अगर मान लीजिए नष्ट हो जा रही है, या फिर उनके जो हार्डवर्क है उनको सेव करना है, सिक्योर करना है। इसमें करीबन 29 करोड़ फार्मर हैं और करीबन 8.3 करोड़ जो है 5 साल हो गए हैं, 8.3 करोड़ फार्मर्स की एप्लीकेशन को बेनिफिट हुआ है। 95,000 करोड़ रुपए का क्लेम दिया गया है, जिसमें से फार्मर्स ने जो है खाली 20,000 करोड़ रुपए दिया है।
ठीक। बाकी फसल बीमा योजना में आप लोग को पता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए जो है 5% का प्रीमियम देना पड़ता है आपका। ठीक, खरीफ क्रॉप्स के लिए जो है 1.5 2% है। तो वो सब चीजें आप लोग को यहाँ पे फैक्ट्स देखने चाहिए जो हमने पहले यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कई बार। पाकिस्तान और टर्की को यूएस ने जो है चाइल्ड सोल्जर रिक्रूट करने वाली लिस्ट में रखा है। यूनाइटेड नेशन जो है अभी पाकिस्तान के साथ में 14 और ऐसी कंट्रीज को उन्होंने ऐसी लिस्ट में डाला है, ऐसी कंट्रियों की लिस्ट में डाला है जहां पे बच्चों को, बताओ, बच्चों को सोल्जर की तरह रिक्रूट करते हैं। 12-14 साल के बच्चों को जो है कहते हैं लो भैया AK-47 जाओ और जो है लोगों को भून डालो। कितनी शर्मनाक बात है ये यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है आइडेंटिफाई किया है फॉरेन गवर्नमेंट्स को। और जो ये लोग गवर्नमेंट सपोर्टेड, मैंने अभी क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा तो यूपीएससी में आप लोगों ने चैनल पे, टेलीग्राम वाले चैनल पे काफी ज्यादा अच्छे तरीके से जो है आंसर्स भी दिए थे। देखिए एक ये भी आप एग्जाम्पल अब जोड़ सकते हो उसमें कि गवर्नमेंट सपोर्टेड आर्म्स ग्रुप्स ऐसे बनाए जाते हैं जहां चाइल्ड सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाता है। यूएस में एक एक्ट है आपका यूनाइटेड स्टेट्स चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट। ठीक, उसके अंतर्गत क्या होता है, इसने अभी एक लिस्ट निकाली है, एनुअल आती है ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स वाली। उसमें ऐसी फॉरेन गवर्नमेंट जो है, विदेशी जो सरकारें हैं जो चाइल्ड सोल्जर्स को रिक्रूट करते हैं, उनकी लिस्ट निकाली गई है। ठीक, इसमें होता क्या है भैया कि अगर कोई जिसको लगाया गया, जैसे पाकिस्तान को जो है बताया गया कि यहाँ पे चाइल्ड को मतलब रिक्रूट करते हैं, गवर्नमेंट इसको जो है समर्थन देती है, तो वहाँ पे फिर जो सिक्योरिटी असिस्टेंस है, जो कमर्शियल लाइसेंसिंग है, मिलिट्री के इक्विपमेंट नहीं देते हैं, सिक्योरिटी सुरक्षा से संबंधित पैसा वैसा नहीं देते हैं, ये सारी चीज़ें यूएसए का उनका जो है, ये कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है, ये यूएस का अपना जो है नेशनल राष्ट्रीय कानून है। कौन कौन से लोग इसमें हैं? पाकिस्तान, टर्की, अफगानिस्तान, म्यांमार, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ईरान, इराक, लीबिया, माली, नाइजीरिया, सोमालिया, साउथ सुडान, सीरिया, वेनेजुएला और येमन। अभी जो है आप लोगों ने सुना भी होगा, अफ्रीका में बड़ी दुर्दांत जो है बच्चों ने, मतलब 12 से 14 साल तक के बच्चों ने क्या किया था कि 130-38 लोगों को मार दिया था यार। मतलब क्या, कैसा भर रहे हैं यार बच्चों को तो छोड़ देते हैं यार, क्या मतलब क्या चाहते हो? ठीक, अच्छा, इस वाले लॉ के अंतर्गत जो है चाइल्ड सोल्जर, मतलब जिनकी एज 15 से कम है, उनको रिक्रूट किया जाता है। और ये वो भी है यार कि मतलब चाइल्ड सोल्जर किसे कहते हैं, तो आपका इस लॉ के अंदर नहीं, ये इंटरनेशनल लॉ के अंदर बात हो रही है, सॉरी। जो 15 से छोटे बच्चे हैं, 15 साल या 15 साल से छोटे बच्चे हैं और उनको सोल्जर्स की तरह रिक्रूट किया जाता है, ये मना है। किसके अंतर्गत? आपका यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, इसके अंतर्गत भी मना है। ठीक, आपका संयुक्त राष्ट्र का ये एक कन्वेंशन है, सम्मेलन है कि अधिकार क्या है चिल्ड्रंस के, और जिनेवा कन्वेंशन के अंदर भी मना है वॉर क्राइम। और जो है जो आपका होता है कि ये वॉर का क्राइम है, युद्ध भी होता है देशों के बीच में, तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, जिनेवा कन्वेंशन में वो सब जोड़े गए हैं। और यहाँ पर रोम का स्टैट्यूट जो है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक, तो इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी वो सब होते हैं, तो उसके अंतर्गत भी चाइल्ड सोल्जर्स को रखना है, मना है। और साथ ही साथ जो सीआरसी हम लोग ने यहाँ पढ़ा ना, ये राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, ठीक, कन्वेंशन वाली बात, इसी में एक, अरे क्या हो गया इसी में देखिए, इसी में एक आपका कहाँ घूम गए, इसी में एक ये ऑप्शनल प्रोटोकॉल है। ठीक, ऑप्शनल प्रोटोकॉल है, इसमें तो ये कहा जाता है भैया कि आप चिल्ड्रंस को आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में भी यूज नहीं कर सकते। ऊपर तो मना किया ही गया था कि आप सोल्जर की तरह यूज नहीं कर सकते, आर्म कॉन्फ्लिक्ट में भी यूज नहीं कर सकते हो आप। आर्म कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? जैसे कि आप खुद ही अपने देश के अंदर ही जो है कुछ आर्म कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो, या फिर उसको जो है किसी तरीके से बच्चों को जो कि 18 साल से नीचे हैं, ये ऑप्शनल प्रोटोकॉल है सीआरसी के अंतर्गत। ठीक, 18 साल से नीचे, तो उनको आप आर्म कॉन्फ्लिक्ट में भी यूज नहीं करोगे, सशस्त्र संघर्ष में भी यूज नहीं करोगे। यूनाइटेड स्टेट्स जो है ऑप्शनल प्रोटोकॉल का जो है एक पार्टी है, मतलब उसको उसने वो मानता है, रेटिफाई कर रखा है, अपने यहाँ देश में बना रखा है ना उसने लॉ, वही वाली चीज है। ठीक, और क्या मतलब प्रोहिबिटेड होता है उन कंट्रीज को जो जिनको रखता है यूएस जो है इस लिस्ट में, वहीं उनको लाइसेंस नहीं देगा, मिलिट्री हेल्प नहीं देगा, और आपका जो है पीस कीपिंग ऑपरेशन वहाँ पे नहीं होंगे। भाई जाओ सोल्जर्स चिल्ड्रंस को बना के इधर उधर जो है हो अल्लाह और ये सब जो है मारदार धाड़ ये सब कर रहे हो, तो हम आपके यहाँ पीस कीपिंग वाला ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। ठीक, आप पहले गवर्नमेंट से बढ़ते, तो अगर ये सब काम कर रहे हो तो पहले अपने को सुधारो। ठीक, क्योंकि आप खुद ही नहीं चाहते हो कि अमन चैन हो। और दूसरा यही है कि यूएस डिपार्टमेंट डिफेंस है, वो ट्रेन और इक्विपमेंट ये सब प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है कि टर्की ने अभी इस्तांबुल जो कन्वेंशन है, जो कि जो महिलाओं के खिलाफ जो वायलेंस होता है, उससे जो है अपना नाम वापस ले लिया है। अब देखिए इस्तांबुल जो है आपकी एक जो है सिटी है आपका, ये देखिए, ठीक, सिटी है आपका, वैसे कैपिटल तो अंकारा है टर्की में। ठीक, और ये हम लोगों ने पहले पढ़ा भी था, सी ऑफ मरमरा
और ये आपका जो है ब्लैक सी, और ये जो है स्टेट ऑफ डार्डनेस करके होता है, दर्दनालस करके कुछ नाम है, तो उसको जोड़ता है। ठीक, तो ये इस्तांबुल यहाँ पर है। तो यहाँ पे ये कन्वेंशन हुआ था और इसको अभी जो है 1 जुलाई को इन्होंने छोड़ दिया। उनकी कंट्री में ही काफ़ी जो है क्रिटिज्म हुआ। उनका जो है इस्तांबुल कन्वेंशन जो है जो काउंसिल ऑफ यूरोप के हैं, ठीक, उन्होंने इसको चालू किया था। एक तरीके से मानव अधिकार की ये ट्रीटी थी जिसका एम ये था कि जो भी जिस तरीके की भी किसी भी तरीके का जो भी हिंसा होती है विमेन के खिलाफ, हर फॉर्म में उसको रोका जाए, और उसके अगर रोकने के साथ साथ अगर हो गई ये हिंसा तो उसको प्रोसिक्यूट भी किया जाए, उनको जो है पनिशमेंट भी दिया जाए। और जो लैंगिक समानता है, जेंडर इक्वलिटी है, और उसको बढ़ावा दिया जाए। साथ ही साथ जो विमेन है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको जो है आपका सुरक्षा प्रोवाइड की जाए, उनका जो है पुनरुत्थान होना चाहिए, ठीक, रिहेबिलिटेशन होना चाहिए जो भी वायलेंस से जो है पीड़ित महिलाएं हैं। ये ट्रीटी जो है आपका टर्की ने 24 नवंबर 2011 को साइन कर ली थी। आपका जो है कन्वेंशन जो है रेटिफाई हो गया था 8 मार्च 2012 को, इस्तांबुल के नाम से ही हुआ। सबसे पहले जो है ज्वाइन भी टर्की नहीं किया था, देख रहे हो आप। और जो है टर्की ने जो है अपना एक लॉ भी बना लिया था, आपका डोमेस्टिक लॉ। भारत में जो है आर्टिकल 253 जो पढ़ना, इंटरनेशनल कन्वेंशन, उसमें लॉ बनाने के लिए आर्टिकल 253 जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। और रीज़न क्या है, टर्की ने क्यों विड्रॉ किया? टर्की की गवर्नमेंट ने, उनकी जो पार्टी है मेन वहाँ पे जो रूल करती है, ये एर्डोगन हैं, जो उसकी नेशनलिस्ट पार्टी जो है, उसने ये बोला है कि देखो ऐसा है, वैसे तो ये कन्वेंशन पहले ठीक था, लेकिन अब जो है ये सम्मेलन हमारी जो ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर है, जो परंपरागत जो परिवार का जो संरचना, जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसको जो है ये नीचा दिखाती है। और ये डिवोर्स, तलाक वलाक को जो है प्रमोट कर रही है, ऐसा लोग ने बोला है। और साथ ही साथ जो लेस्बियन हैं, गे हैं, बाइसेक्सुअल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, क्यूर हैं, इन सबको बढ़ावा दे रही है भैया। और मार्च 22 को ये कहा भी गया, टर्की कम्युनिकेशन डायरेक्टोरेट ने एक स्टेटमेंट निकाला कि इस्तांबुल कन्वेंशन जो है ये ओरिजिनली तो ठीक था, लेकिन प्रमोट ये अभी ह्यूमन राइट्स को बल्कि ख़त्म कर रहा है। वो कैसे कि ये जो है होमोसेक्सुअलिटी यानी कि सेम सेक्स का जो है को बढ़ावा दे रहा है, ये मैरिजेस को बढ़ावा दे रहा है, जो नॉर्मलाइज कर रहा है, जो कि हमारी सोसाइटी में भैया ठीक नहीं है। और वैसे भी आपको पता है टर्की थोड़ा सा जो है काफ़ी पुराने ख्यालातों वाला है, और इसलिए उन्होंने कहा है कि हमने इसलिए विड्रॉ कर लिया है, ठीक। और ये सीरियस कितना है ये प्रॉब्लम वायलेंस की, अगर देखा जाए विमेन के खिलाफ टर्की में, तो ये बहुत ही ज़्यादा है। तो वैसे तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं ना बात, तो ये तो खाली बात है बताने वाली। वैसे आप देखो तो टर्की में बहुत ही ज़्यादा विमेन के ऊपर वायलेंस होता है, ये प्रॉब्लम वहाँ पे है। तो अगर ये कन्वेंशन और लॉ अगर साइन किए रहेंगे तो जो है इंटरनेशनल लोग जो है आके इनको देख रेख करेंगे, निगरानी करेंगे, उनके ऊपर मानव अधिकार का जो है उल्लंघन करने के लिए जो है ज़्यादा वो भी कर सकते हैं हस्तक्षेप। तो उन्होंने कहा यार इससे बाहर ही निकल लेते हैं। अगर और इसका प्रमाण देखिए कैसे है, जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, कौन इसको पब्लिश करता है कमेंट करके बताइए। उसमें टर्की की रैंकिंग देख रहे हो 156 में से 133वीं है, बहुत ही बेकार। और उसके बाद यूएन का वीमेन डाटा भी देखा जाए तो 38% जो वीमेन की है टर्की की, उनको तो जो है वायलेंस होता ही है उनके जो है पूरे लाइफ टाइम में, ठीक। और टर्की गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड भी जो है ये ज़्यादा दिखाते नहीं है फेमिसाइड्स की, यानी कि महिलाओं की हत्याओं के। और एक रिपोर्ट जो है ये कागीडर करके नाम से है, व्यूमन की जो है एंटरप्रेन्योर, जो वहाँ के आपके उद्यमी विमेन उद्यमियों की जो एसोसिएशन है टर्की की, उसने ये कहा है, उसने बोला है कि फेमिसाइड तो भूल ही जाओ दिखाना, यहाँ पे जो वायलेंस होता है वो तक नहीं दिखाते हैं, इसीलिए इन्होंने इस कन्वेंशन को छोड़ दिया है। और आज हाफ सेंचुरी हो चुकी है मेरे भैया, 5 जुलाई आज का दिन है। डेली यूपीएससी मेंस जीएस आंसर राइटिंग फ्री प्रैक्टिस आप लोग को जो है यहाँ पे हम लोग फ्री प्रैक्टिस कराते हैं। देखिए ओनली यूपीएससी टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हो सकता है कि जो मैं मैसेज देता था पहले वो ना मिल पाए आपको किसी कारणवश, तो आप लोग अगर इस चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो जो है वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा कि किस तरीके से। अगर देखिए वो भी नहीं मिलता है, आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वीडियो में तो आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस करके लिखते हैं तो वहाँ पे इवेल्युएट भी कर सकते हैं, एक दूसरे का आंसर पढ़ भी सकते हैं, ताकि आपके सोचने का, समझने का जो होराइजन है वो काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक।
तो आप लोग वाला चैनल जो है आपका ओनली यूपीएससी टेलीग्राम पे जाके आप लोग ज्वाइन कर लेना। मैंने एक वीडियो बना रखा है ओनली करंट अफेयर अपने इस वाले चैनल पे, तो आप लोग को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे ओनली यूपीएससी करके टाइप करोगे आप तो आपको चैनल मिल जाएगा जहाँ पे सब चीज़ें मिलती हैं। ठीक, तो जिस तरीके से पहले नोटिफिकेशन वो सब आता था, हो सकता ना आए आगे से, तो आप लोग ये ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए आज का जो 50वां क्वेश्चन है काफ़ी ईजी है, आज जो हमने पढ़ा उसी संबंधित है कि संघीय और एकात्मक राजनीति में क्या अंतर है। ठीक, राजनीति समझो या फिर जो पॉलिटी सेटअप है, ठीक, राज्य व्यवस्था है, उसके बारे में डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी पॉलिटी, और इसको आपको समझाना है इंडिया के एग्जाम्पल देकर। ठीक, अगला जो सेक्शन हमारा बहुत ही बेहतरीन, जिसका नाम है कॉमन आईएसपी से, इसमें हम लोग ये समझते हैं कि कैसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। देखिए शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम, ठीक, कम समय में ब्रिज बनाने वाला सिस्टम जो है, इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए, बताना कौन सा सही है। देखिए इसको डीआरडीओ ने बनाया है, क्या ये सही है? मतलब इसको डिज़ाइन और डेवलप किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है, क्या ये सही है बताइए। और इसकी काबिलियत ये है ब्रिजिंग सिस्टम की, ये 9.5 मीटर तक का जो कोई, अगर मान लीजिए कोई पहाड़ी है जैसे, ठीक, कोई ऐसे पहाड़ी है तो ये वाले पे ब्रिज बना देगा, ये 9.5 मीटर का तक का। तो ये क्या सही है कि गलत है? ऐसा तो नहीं 90 मीटर है, ठीक, बहुत ही कम समय में। तो ये आप लोग को ये पढ़ा होगा तभी ये फैक्ट वाले क्वेश्चन कर पाओगे। और ये इंश्योर करेगा कि फास्टर मूवमेंट ऑफ ट्रूप हो जाए। मान लीजिए कई बार क्या होता है, ऐसी जो ब्रिजेस होते हैं उनको जो दुश्मन कंट्री उसको उड़ा देता है, तो ये फिर से जो है बनाने में, कम समय बनाने में मदद करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इंडियन आर्मी ने इसको जो है अपने पास रख लिया है, और इसको जो है 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम अपने पास अपने अंडर कर लिए हैं, और कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स के, ताकि ब्रिजेस तेजी से बनाए जा सके। इसको देखो मैन्युफैक्चर जो किया है, निर्माण एलएनटी ने किया है, लेकिन डीआरडीओ ने इसको डिजाइन और डेवलप किया है। समझ रहे हो, डिजाइन कर लिया, डेवलप कर लिया कि हाँ क्या सिस्टम बनेगा, और फिर कह दिया मैन्युफैक्चर कौन करेगा, एलएनटी करेगा, ये वाली बात है। और ये ऑपरेशनल जो कैपेबिलिटी उनको इंप्रूव करेगा वेस्टर्न बॉर्डर्स पे। वेस्टर्न बॉर्डर्स पे कौन है हमारा, बताइए। ठीक, कौन है भैया वेस्टर्न बॉर्डर्स? पश्चिम पे बॉर्डर पूछ रहा हूँ, ईस्टर्न नहीं पूछ रहा हूँ, ध्यान रखना। अगला जो हमारा टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, वो है संबंधित आपका इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, जो सहकारिता होती है ना, सोसाइटी वेसाइटीज होती हैं आपकी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे अमूल है डेयरी से संबंधित है, इफ्को है तो वो खाद से संबंधित है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सहकारिता दिवस जो है मनाया जाता है, तो उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो वो कौन कौन से उसमें सही है, ये आप लोग से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट करता है कोऑपरेटिव, ये पहला जो सैटरडे होता है जुलाई का उस दिन, ठीक, हर साल। और इसमें यही है कि जागरूकता बढ़ाई जानी है कोऑपरेटिव्स के संबंधित, वो तो होता ही है भाई डे, इसीलिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो आप लोग देखो जब क्वेश्चन का आंसर लिखते हो तो उसमें एक जागरूकता वाला भी जो है आप सजेशन लिख सकते हो, ठीक, ध्यान रखा करो। और इसी साथ क्या है, यूनाइटेड नेशन जो है वो सेलिब्रेट करता है आपका ये फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को सहकारिता दिवस 1990 से। देखिए 1990 नहीं, 1923 से करता है, इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है, और सत्य पूछा गया है अगर, तो ये गलत, ये गलत, ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट सैटरडे ये जुलाई का होता है, 1923 से मनाया जा रहा है। और जो 2021 में इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव सेलिब्रेट किया गया 3 जुलाई को, जो कि पहला जो है जो जुलाई का सैटरडे था। और ये कंट्रीब्यूशन क्या है सहकारिता का, आपका कोऑपरेटिव का, क्लाइमेट चेंज से संबंधित, इस पे इस बार जो है 2021 वाले में फोकस है। अच्छा, आप लोग से क्वेश्चन ये है कि कौन से संशोधन से भारत के संविधान में जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जोड़ा गया और किस आर्टिकल में जोड़ा गया? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग जरूर उसका आंसर दीजिएगा। इसी के साथ में आज का हम लोग का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, लाइक का बटन तोड़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए शेयर और सब्सक्राइब करके, ठीक, और जो है ताकि हमारा मिशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है सिलेक्शन कराने में पूरा हो सके। यूपीएससी और ईपीएफओ का हम लोग जो है कंप्लीट पेड ग्रुप और टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चालू कर रखा है हम लोगों ने। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530 9696066089 पे कॉल कर सकते हैं। ठीक, चलिए फिर मुलाकात होगी सुबह 10 बजे। अब 10 बजे हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 10 बजे आएगा अब से आगे का। मतलब पहले तो ये था कि लोग चाय पीते थे सुबह हमारे साथ, अब पूरा नाश्ता भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।